हम टेररिस्ट के पीछे जा रहे हैं, उसके आकाओं के पीछे जा रहे हैं। दुनिया की कौन सी लंबाई कौन सी चौड़ाई है वो हम नाप देंगे, और अगर इसमें पाकिस्तान है और गहराई में है तो हम उस गहराई से खोदकर इस टेररिज्म को खत्म करेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का अपने भाषण में हिंदू धर्म को मेंशन करना और फिर उसके बाद आप किस धर्म के हैं ये पूछकर उनको गोली मार देना, क्या इसमें कनेक्शन दिखता है? इसमें कोई शक नहीं कि ये टेरर प्लानिंग आईएसआई ने जरूर करी है। अगर आप कश्मीर चले जाएं तो वहां पर अभी भी लोग दबी जबान में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देते हैं। सिर्फ उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये मोदी को बता दे। अब मोदी को पता चल गया है, आपका मैसेज आ गया है, अब मोदी अपने तरीके से मैसेज आपको वापस देंगे। ये बड़ी अजीबोगरीब बात होती है। हम पाकिस्तान नहीं है कि छोटी छोटी बात पे पिस्तौल निकाल लें, न्यूक्लियर बॉम्ब निकाल लें, ये निकाल लें, वो निकाल लें। देखिए, कहीं पर कोई भी अटैक हो, सिक्योरिटी लैब्स के बिना अटैक हो ही नहीं सकता। नवाज शरीफ ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा डोंट मेस विद इंडिया। बाजवा ने कहा कि हम इंडियन आर्मी का सामना नहीं कर सकते। सर व्हाट नेक्स्ट? इस समय पाकिस्तान जो है ना वो मेंटल पैरालिसिस में है। सर अगर आज वॉर होती है तो आपको क्या लगता है कितना दिन पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है? वर्ल्ड में जो भी इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखेगा वो एक्सपोज हो जाएगा कि वो टेररिज्म के साथ है। जय हिंद दोस्तों, द रौनक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में एक ब्रेव वॉरियर, एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह। सर ने इंडियन आर्मी में अपने डिस्टिंग्विश्ड करियर के दौरान कई क्रिटिकल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को लीड किया है। कश्मीर जैसे हाई रिस्क स्टेट में इनका लंबा एक्सपीरियंस है। टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी और इंडो पाक रिलेशंस जैसे कॉम्प्लेक्स मुद्दों पर इनकी गहरी समझ है और पकड़ है। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे पहलगाम अटैक की ग्राउंड रियलिटीज के बारे में, इंडिया की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में, और ये भी समझेंगे कि क्या वॉर होने वाली है। तो ये पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का डिस्कशन न सिर्फ आंखें खोलने वाला होगा बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगा हम सबको कि असली लड़ाई कहां और कैसे लड़ी जा रही है। सो प्लीज वेलकम कर्नल शैलेंद्र सिंह। जय हिंद सर एंड वेलकम। नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पूरा देश अब इंतजार कर रहा है कि भारत का रिएक्शन क्या होगा। तो अब तक भारत ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है पड़ोसी मुल्क पर, क्या वो काफ़ी है या आगे और क्या होगा, इस पे क्या विचार है आपका सर? नहीं, देखिए, एज फार एज कंट्री इज कंसर्न, जो हमारा देश है उसने अपने आप एक रिएक्शन करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात होती है। हम पाकिस्तान नहीं है कि छोटी छोटी बात पे पिस्तौल निकाल लें, न्यूक्लियर बॉम्ब निकाल लें, ये निकाल लें, वो निकाल लें। हम जो करने वाले हैं हम वो करके रहेंगे। एंड उसकी जो स्ट्रेट लाइन दी गई है वो प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट में दी गई है कि हम इस टेररिज्म को और इसके आकाओं को, ये आका वर्ड जो है पहली बार इस्तेमाल हुआ है, कि हम आकाओं तक पहुंचेंगे, दैट अमाउंट्स टू जड़ों तक पहुंचेंगे। अब वो जड़ कहाँ होगी? ऐसा नहीं है कि सुबेरे उठे और चल पड़े और जाके ख़त्म कर दिया। उसके लिए आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग, एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जिसमें टाइम लगता है। एंड अबव ऑल उन्हें भी मालूम है कि अभी अभी हुआ है, अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है, 10 दिन में कुछ हो सकता है। नहीं, आई वुड लाइक यू टू ब्लीड। आपको भी तकलीफ महसूस होनी चाहिए। पाकिस्तान, आपको भी ये खौफ की ज़िंदगी बितानी चाहिए अगले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। और बाय द वे, अगर वो 10 दिन सोचकर चल रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये 40 दिन तक चलेगा, 50 दिन तक। अब ये मेरी चूजिंग है, ये मेरे कंट्री की चूजिंग है कि हम आपके यहाँ कब, कैसे, कहाँ, क्यों आएंगे। और अबव ऑल हम आपके यहाँ तो आ ही नहीं रहे हैं, हम टेररिस्ट का पीछा कर रहे हैं, हम टेररिज्म को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये अटैक पाकिस्तान पर होने वाला है तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप अपने आप कन्फेस कर रहे हैं कि आप उस टेररिज्म के साथ हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान बोला ही नहीं है, किसी ने भी नहीं बोला। ठीक है। बाय द वे, आप बताइए मुझे कौन सा ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है या डिप्लोमेट है जिसने ये बोला हो कि हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर करने वाले हैं? किसी ने नहीं बोला। तो अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो, या कंफ्यूज्ड हो या उस पर रिएक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती क्या है। नहीं, इसी को बोलते हैं मेंटल पैरालिसिस। इस समय पाकिस्तान जो है ना वो मेंटल पैरालिसिस में है, खौफ में है। वो खौफ उनका अपना क्रिएटेड इसलिए है कि आज आपको फोर्स होना पड़ रहा है कि आप ये समझें कि आप ही हैं टेररिज्म के साथ। उनकी आवाम में से कितने लोगों ने बोला है अभी तक कि भारत हम पर अटैक करने वाला है? हर एक यही बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ आवाम इज़ नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब होता है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का मतलब होता है पाकिस्तान की आईएसआई जो इस पूरी टेररिज्म के पीछे है, और पाकिस्तान का मतलब होता है वो पपेट गवर्नमेंट जो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में है। आप ये पूरी लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं उन्हीं तीनों की पढ़ रहे हैं, कोई चौथा आदमी इसके बीच में बोल नहीं रहा। यूएस नहीं बोल रहा, मैं तो कह रहा हूँ चीन नहीं बोल रहा,
चीन क्यों नहीं बोल रहा उनकी तरफ से कि हाँ भाई इस तरह का कोई डर है? भाई हो सकता है पाकिस्तान के पास वो सैटेलाइट ना हो, रडार ना हो जो हमारी तैयारी देख पाए। जी। चीन तो देख रहा होगा, वो क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि इस समय पूरे वर्ल्ड में जो भी इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखेगा वो एक्सपोज हो जाएगा कि वो टेररिज्म के साथ है। मजबूरी है आज दुनिया की कि वो भारत के साथ खड़े हों, क्योंकि भारत की अनाउंसमेंट सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ है। हम टेररिस्ट के पीछे जा रहे हैं, उसके आकाओं के पीछे जा रहे हैं। दुनिया की कौन सी लंबाई कौन सी चौड़ाई है वो हम नाप देंगे, और अगर इसमें पाकिस्तान है और गहराई में है तो हम उस गहराई से खोदकर इस टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। सो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का अपने भाषण में हिंदू धर्म को मेंशन करना और फिर उसके बाद आप किस धर्म के हैं ये पूछकर उनको गोली मार देना, क्या इसमें कनेक्शन दिखता है? देखिए, कुछ एक ऐसी कड़ियां हैं, अगर इन सारी कड़ियों को मिलाएंगे तो आप इसको देख पाएंगे कौन कहाँ क्या कैसे कर रहा है। सर, मैंने अभी अभी बोला कि टेररिज्म के पीछे आर्मी है, और वो आर्मी का जो विंग है वो आईएसआई है, जिसका मुनीर भी, मौलाना मुनीर जो है वो उसके चीफ भी रह चुके हैं, आईएसपीआर के भी रह चुके हैं, वगैरह वगैरह। ज़्यादा बड़ी बात देखिए, फरवरी के करीब हमास का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो एक टूरिस्ट स्पॉट पर अटैक करने वाला एंगल ज़रूर जोड़ा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने भी फेस्टिविटीज़ में किया था, एक बात। दूसरी बात, आज तक किसी आर्मी चीफ ने ये वर्ड हिंदू और मुसलमान के इस्तेमाल नहीं किए, किसी भी आर्मी चीफ में, जैसा मुनीर ने किया। ना, जैसा मुनीर ने किया है। करेक्ट। सो अबव ऑल बात ये आती है, और वो भी एक नियरेस्ट टाइम फ्रेम में आती है। ये सब कोइंसिडेंसेस नहीं है, आप जोड़िए। पहली बार एक आर्मी चीफ बोल रहा है कि हिंदूज आर नॉट विद अस, वी आर नॉट पार्ट ऑफ हिंदू, वी आर नॉट, दे आर नॉट सपोज टू बी लाइक अस, एंड हमारी सोच उनकी तरह नहीं होनी चाहिए। हमारा एक अलग वजूद है, ये है वो है, सब कुछ है। बट उसका मतलब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं ही नहीं, और ये सब कुछ उन्हीं के अगेंस्ट है? सो माइनॉरिटीज़ की बात आनी चाहिए थी, हिंदू वर्ड नहीं आना चाहिए था। सो वो एक बात। तीसरा, उसका एक और कड़ी जोड़िए, उस टेररिस्ट ने क्या कहा उस औरत को? उसने कहा कि आप हिंदू हैं, ढूंढा, आप हिंदू हैं, आप अपना कलमा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़कर सुनाइए। ये कनेक्टिविटी देखते जाइए आप जी। एक आदमी के कपड़े भी उतरवा लिए उन्होंने कि चलिए जी और चेक। तो ये हिंदू मतलब क्या है? हमारा अपना आकलन है ये कि इसमें कोई शक नहीं कि ये टेरर प्लानिंग आईएसआई ने ज़रूर करी है, और अपने उस आर्मी चीफ को प्रूव करने के लिए और उस आर्मी चीफ के उससे क्लू लेने के लिए उन्होंने ये हिंदू वर्ड डाला है। मुसीबत सिर्फ उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये मोदी को बता देना। अब मोदी को पता चल गया है, आपका मैसेज आ गया है, अब मोदी अपने तरीके से मैसेज आपको वापस देंगे। बड़ा सिंपल तरीका है। सो हिंदूज वर्ड अपने आप में अगर पूरी चेन में देखें तो सिर्फ मुनीर ने इस्तेमाल किया है जी। और उस टेररिस्ट ने इस्तेमाल किया है। क्यों नहीं हम इसको लॉजिकली देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड है? सर, उस रीजन को थोड़ा समझाइए, पहलगाम जहाँ पर ये अटैक हुआ, कि क्या वो उतना ज़्यादा वल्नरेबल था? क्या सिक्योरिटी लैब्स की बात तो हो ही रही है, कैसे देखते हैं आप, क्या वही एक रीज़न था? देखिए, पहलगाम अपने आप में टॉप टूरिस्ट प्लेस, वन ऑफ द टॉप, बड़ी सीधी बात है। क्यों? अगर आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो एयरपोर्ट के बिल्कुल जहाँ से आप एग्जिट करते हैं एयरपोर्ट को, मतलब मेन रोड की बात नहीं कर रहा, बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, सबसे सामने है वो टैक्सी स्टैंड, बड़ा अच्छा सा वर्ड लिखा हुआ है। वहाँ पर नारा सिर्फ एक ही लग रहा होता है, पहलगाम 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 पहलगाम। उसमें से कोई श्रीनगर श्रीनगर नहीं बोल रहा होता, कोई और जगह का नाम लिया जा रहा, सिर्फ एक नाम, पहलगाम, क्योंकि वो वहाँ से नज़दीक भी पड़ता है और सबको मालूम है कि वो टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्टेड है। वैसे भी अगर देखा जाए पिछले 2 साल से 3 साल से एक बहुत बड़ी टूरिस्ट की जो रश है वो श्रीनगर जा रहा है जी। 2 करोड़ लोग आना कोई छोटी बात नहीं है। और मैं कहता हूँ, मेरा ये अपना आकलन है कि 2 करोड़ अगर श्रीनगर एयरपोर्ट पर टूरिस्ट आया है तो कम से कम 1.5 करोड़ पहलगाम जरूर गया है। चाहे वो दाएं जाए वो एक अलग बात है, बट वो पहलगाम में एक पी लगाना एक अपने आप में बड़ा अच्छा माना जाता है। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ कहीं कोई बिल्डिंग है जो देखने को, नेचुरल ब्यूटी है, गेम्स हैं, ये सब चीज़ें। अब आगे बात सिक्योरिटी लैब्स की। देखिए, कहीं पर कोई भी अटैक हो, सिक्योरिटी लैब्स के बिना अटैक हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि यस, सिक्योरिटी लैब्स है। जैसा अगर मैं एग्जांपल दूं, गोवा जाइए आप, गोवा में हर 100 मीटर पर एक वो लाइफ सेविंग गार्ड बैठा होता है, बिल्कुल, वो ऊपर लाल झंडा होता है और वो उसके ऊपर झंडा लगा होता है, वो सब कुछ, वो क्यों है? दैट्स अ प्रिकॉशन। शायद
हम इसमें चूक कर गई स्टेट गवर्नमेंट हमारी कि उसने उस जगह को ग्रांटेड ले लिया कि यहाँ पर अटैक इसलिए नहीं होगा क्योंकि शायद लोकल सपोर्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि आमदनी का, रोजी रोटी का जरिया है। वो अपने आप में बात सही भी है टू सम एक्सटेंट। लेकिन जहाँ तक बात आ रही है सिक्योरिटी लैब्स की, ये भी हमें मानना पड़ेगा बड़ी जिम्मेदारी से कि सिक्योरिटी एडवाइजरीज जो दी जाती हैं वो इस हिसाब से दी जाती है कि जहाँ तक मेरी सिक्योरिटी कवर कर लेगी। अगर आप पहलगाम की बात कर रहे हैं तो पहलगाम प्रॉपर में पुलिस स्टेशन है, सीआरपीएफ की पोस्ट भी है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नंगा है वो एरिया। उसके अलावा अगर आपको, वो एक लेडी ने और भी बोला कि वहाँ 3 पुलिस वाले भी थे जी। वो 3 थे, 2 थे, 1 थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जेके पुलिस में एक अपना खुद का डर भी होता है कि अल्टीमेटली अगर कहीं गोली चलती है तो ये आर्मी की तरह रिएक्ट नहीं करते कि ये गोली चलने वाली जगह की तरफ भागें रोकने के लिए। इनका फर्स्ट रिएक्शन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ही रहेगी कि वो अपनी जगह रुकते हैं, सर नीचे करते हैं और शायद 2 कदम पीछे भी हटते हैं। सो ये वाली सिचुएशन में अगर आप बात करें, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी लैब्स अगर आप बोलेंगे वो तो इजराइल में भी सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम अपनी सिक्योरिटी को अपने तरीके से देखेंगे। इस बार हमने सिक्योरिटी लैब्स को अपने ऊपर एक अच्छी जिम्मेदारी के तौर पर लिया है कि ये बार बार कब तक, कहाँ तक, किस किस जगह पर आप सिक्योरिटी देंगे। सो अब हम वहाँ जाने की बात कर रहे हैं जहाँ से ये टेररिज्म एमिनेट हो रहा है, जहाँ वो ट्रेन हो रहे हैं, जहाँ ये प्लानिंग करी जा रही है, जहाँ इनके आका बैठे हुए हैं। अब अगर आप कल ये बोल दें कि हम में से कोई वहाँ गया और उस वजह से उसकी डेथ हो गई, तो वो भी क्या सिक्योरिटी लैब्स होगा? सिक्योरिटी लैब्स इज ओनली वन कि क्या पब्लिक, क्या घोड़े वाले सिक्योरिटी एडवाइजरी को मानते हुए अपने देखिए कई बार बोलते हैं ना, हमारे लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसे, डर होना बुरी बात नहीं है। सही बात। डर होने से आप प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन जो मनी, जो घोड़े वाले की जो चाह है कि भाई यही एक सीज़न है जिसमें हम पूरा कमाएंगे पूरे साल के लिए, सो वो जहाँ 1 किलोमीटर आगे तक जाना था 2 किलोमीटर तक, वो 6-7 किलोमीटर तक आगे चला गया, जहाँ कर ऑब्वियसली बात है। और यही बात वो जो रेकी करी गई होगी, उन्होंने ये देखा है कि ये लोग इस लिमिट को क्रॉस करते हैं। कोई भी फायरिंग वो जो 2 किलोमीटर का एरिया स्पेसिफाइड है वहाँ पर नहीं हुई है, 6 से 7 किलोमीटर पर हुई है। और उसके ऊपर वर्स जो सिचुएशन हो गई वो ये भी हो गई कि उस दिन से 1 दिन पहले बारिश हुई थी, स्लश बहुत ज़्यादा था, आपकी गाड़ी नहीं जा सकती थी, मोटरसाइकिल नहीं जा, इसलिए आप देखते हैं कि रिएक्शन भी जो है वो उस हिसाब से कम हो गया। बट येस, मुझे लगता है हर टूरिस्ट प्लेस पर एज अ प्रिकॉशन, एज अ लर्निंग, हमको एक हेल्प डेस्क लगाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हेल्प डेस्क में फर्स्ट एड भी हो, सिक्योरिटी वाला भी हो, और इस तरह के इंतजाम होने चाहिए कि लोगों के पास एक भरोसा रहे कि किसी भी टूरिस्ट जगह को खाली नहीं छोड़ा गया। एंड सर, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ये कहा गया कि आप लोगों ने क्या पानी बंद किया, कुछ भी बंद नहीं हुआ, पाकिस्तान को इससे कोई नुकसान नहीं है एंड ऑल। नहीं, अगर इस बात को अगर सही में हम इवैल्यूएट करें, जैसा लोग बोल रहे हैं, आपने भी ये भी बोला कि इसका कोई असर नहीं हुआ है आज की तारीख में, तो पाकिस्तान में इतनी उथल पुथल क्यों मची हुई है? भाई इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप कि अगर पानी नहीं आया तो इसमें, इस रास्ते में खून आएगा? क्यों बोल रहा है बिलावल? और मैं तो कहता हूँ अगर आज इंडिया टेररिस्ट की लिस्ट बना रहा है, उसमें लखवी है, सईद है, मसूद है, तो नेक्स्ट शुड बी भुट्टो ऑल्सो, बिकॉज दिस इज अ टेररिस्ट। ये तो एक टेररिस्ट वाली बात कर दी आपने, खून आएगा कि हम नहीं, हम उनका खून बहाएंगे जी। उसमें उनका, तो ये क्या है? ये थ्रेट नहीं है, ये टेररिज्म का एक्ट है। आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आका, तो मेरे लिए ये आका है, इनका भी नाम उसमें जुड़ना चाहिए। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर जल संधि से रिलेटेड आप वो लेटर पढ़िए जो सेक्रेटरी वाटर वाले ने दिया है, वो जो लेडी है हमारी, उसने दिया है ये लेटर। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है 3 लेटर के रेफरेंसेस कि हमने आपको इस बार अप्रोच किया, इस बार अप्रोच किया, इस बार कि ये संधि को हम आपके साथ बैठकर रिव्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये टोटली वन साइडेड अफेयर है। ये सिर्फ आपके बेनिफिट में है, ये हमारे बेनिफिट में कुछ है ही नहीं। ये बात राइटिंग में है, लेकिन क्योंकि आप इसमें कहीं कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब हम फोर्स्ड हैं कि हम इस जल संधि को अपने आप में सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है। सस्पेंशन पर इतनी मार किस लिए आ गई कि पूरा उनका प्राइम मिनिस्टर तक बोल पड़ा कि हम सब कुछ करेंगे, और उसके बाद ये भी बोल पड़ा, देखिए दोनों असर हो रहे हैं,
कि एक निष्पक्ष अगर जांच होती है तो हम उसमें भी कोऑपरेट करेंगे। इससे पहले क्यों नहीं बोला हमने? अच्छा, जल संधि जो आपको लग रहा है इस इंसिडेंट के 12 घंटे में आ गई थी कि हम तोड़ रहे हैं या रोक रहे हैं, 24 घंटे में आ गई थी, 48 घंटे में आ गई थी, नहीं आई थी। इट हैज टेकन 48 आवर्स एंड मोर। और 48 घंटे पाकिस्तान, आपके प्राइम मिनिस्टर आपको दिए थे, मिले थे, अपॉर्चुनिटी थी कि आप इस अटैक को कंडेम कर सकते थे, आप इस अटैक की निंदा कर सकते थे। आप यही ऑफर जो वो बाद में दे रहे हैं कि हम एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन कर ले, आप उसको करना चाहिए था आपको, आपने नहीं किया। आपने हमें क्या मैसेज दिया? दैट मीन्स यू आर नॉट विद अस ऑन दिस एक्ट, इनह्यूमन एक्ट। सो अगर आज जल संधि से रिलेटेड हम कोई भी बात करें तो देखिए, मैं तो कहता हूं कि उनके यहां हमारा 100 लीटर पानी जाना था जी, आज 300 जा रहा है। जल संधि 100 की है, 300 की नहीं है, तो 200 पे तो मेरा हक है ना। ठीक है। ये तो ठीक है कि हमारा अपना इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हम उस पानी को डाइवर्ट नहीं कर पाए। पंजाब से हरियाणा के बीच में जो कैनाल्स बननी थी, वो उस समय कौन गवर्नमेंट, इस समय कौन, ये हमारा इंटरनल मामला है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हमने उस पानी को अभी तक डाइवर्ट नहीं किया। हमारा हक है कि अगर उसमें लिखा हुआ है इतने क्यूसेक, तो उतने क्यूसेक से अलावा वाला जो है वो हमारे पास जाएगा, हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। हम आपको क्यों दें? अब आ गई बात, क्योंकि आप ना सुन रहे थे, ना डिस्कस कर रहे थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, तो हम देख रहे हैं कि हम इस टेररिज्म के वजह से इतना ज़्यादा तकलीफ़ में हैं कि हमारी आवाम को तकलीफ़ है। हम आपको रेसिप्रिकेट कर रहे हैं। आज हमने सिर्फ थ्रेटन किया है सस्पेंशन से कि आपकी आवाम पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी तकरीबन 27 से 30% इकॉनमी इसके ऊपर डिपेंड होती है, लोगों की रोजी रोटी इस पर है। मैं मानता हूं कोई ये बोल देगा कि दिस इज ऑल्सो एक्ट ऑफ इनह्यूमैनिटी। वेल देन यस, इफ इट इज अ एक्ट ऑफ इनह्यूमैनिटी, हमने बहुत सह लिया। अब कोलेटरल डैमेज में अगर थोड़ी बहुत आपके साथ भी इनह्यूमैनिटी होती है तो आपको अपना स्वाद खुद भी चखना चाहिए। सर, पाकिस्तान के अंदर से क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी शांति की बात करते हैं, या जो टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को फेवर नहीं करते? क्या वो कहते हैं कि इन सबको बंद होना चाहिए, या वो आवाज़ें हैं ही नहीं? पाकिस्तान की जो तकलीफ़ है वो सबसे बड़ी ये है कि बीइंग अ मुस्लिम स्टेट और उर्दू, तो उन्हें ये वर्ड शांति जो है वो हिंदू लगता है, इसलिए दे कैन नॉट गो विद इट। उनके कैरेक्टर में ये वर्ड है नहीं, दे डोंट से शांति, क्योंकि हिंदू वर्ड है बड़ा क्लैरिटी के साथ। सो इस वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का हर बाशिंदा इस पर एग्रेशन इसलिए दिखाता है क्योंकि उसे प्रूव करना है आईएसआई को कि देखिए जी मैं पैट्रियट हूँ मेरे खिलाफ, उसको प्रूव करना है आर्मी को। ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कभी कुछ अच्छी बातें भी करी है, ऐसा नहीं कहूँगा कि सब खराब हैं। तो आज जिंदा है वो लोग? लेकिन नहीं, वो जिंदा है, लेकिन उन सबके अकाउंट फ्रीज हो रखे हैं। देयर आर मोर देन 28 गुड पीपल जिनके सारे अकाउंट्स फ्रोजन है। वहां पर उनको बोलने नहीं दिया जाता? नहीं, बोलने नहीं दिया जाता का देखिए यही तो स्मार्टनेस है। अकाउंट फ्रीज कर दिया, अब आपकी मर्जी है आपने क्या बोलना है, आपकी रोजी रोटी बंद हो गई ना, आपके अकाउंट। और ये सारे यूट्यूबर्स कौन है? ये वो वाले यूट्यूबर्स हैं जो इंडियन पॉपुलेशन जब उनको देखती है तो यही उनके वहां पर देखने वाले जो 2000 थे, हमारे केस में वो 20 लाख पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिएक्शंस अच्छे होते हैं अगर अच्छी बात करिए। इससे उनकी अर्निंग है और एक बड़ी सॉलिड अर्निंग है। मैं काफ़ी सारों को जानता हूँ इसलिए मैं कह पा रहा हूँ आपको। उस सॉलिड अर्निंग को उन्होंने फ्रीज कर दिया। पिछले 1-1.5 महीने से बोले सर हमें तो अब पैसा मांगना पड़ रहा है, हमारे बैंक में है लेकिन हमें मांगना पड़ रहा है, हम सर्वाइव कैसे करें। सो उन्होंने एक अपना फंदा अलग लगा लिया है। ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात है जो हम कर रहे हैं कि क्या वहाँ पर पीस लविंग लोग हैं या नहीं। आवाम पीस लविंग है, आवाम के अंदर डेमोक्रेटिक फीलिंग है, लेकिन उस पर दबाव इतना है, वो जो डंडे का दबाव है वो इतना है आर्मी का, कि उसका ये मत देखिएगा कि एज इंडियंस हम बात कर रहे हैं। इमरान खान के टाइम जो प्रोटेस्ट हुए उसमें आर्मी के ऊपर कैसे अटैक हो गया, लोग तंग आ रखे कि भाई बस करो। आज की तारीख में भी ऐसे कई हैं जो ये बात ज़रूर मान रहे हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने खड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके एक्सपर्ट, अब मैं बोलूँगा तो शायद हम बड़बोले हो जाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि भाई आप कैसे लड़ेंगे जहां आपकी आर्मी से 4 गुना आर्मी इंडिया की है, आपकी एयरफोर्स से 6 गुना एयरफोर्स इंडिया की है, आपकी नेवी से 8 गुना और ज़्यादा
इंडियन नेवी है, आप लड़ेंगे कैसे? लेकिन वो उसी साथ साथ क्या बोलते हैं कि जी आपके पास है न्यूक्लियर बॉम्ब, और उसमें भी उन्होंने उस न्यूक्लियर बॉम्ब की और अपनी औकात दिखा रखी है। अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि 100-100 ग्राम के, पहिया पहिया के, आधे पहिया के। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस तरह का कोई बॉम्ब होता ही नहीं। 100 ग्राम का बम नहीं होता। 100 ग्राम का इंडिया में सुतली बम होता है, बाय द वे। आप चाहे पाकिस्तानी से भी पूछ लीजिएगा कि अगर वहाँ पर भी सुतली बम जो होते हैं ना, वो 100 ग्राम वाले होते और ये स्टेटमेंट तो आई थिंक उनके किसी मिनिस्टर ने हैं। दिया। मिनिस्टर्स दे रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। लेकिन मिनिस्टर ये भी तो दे रहे हैं कि वो आवाम और बाकी लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि तुम्हारा सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर इंडिया को नहीं, एक बाहर की प्रेस को बोल रहा है कि 30 साल से हम टेररिज्म कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, अगर करेक्ट है तो आप मुझे एक बात बताइए। फॉर यूएस एंड फॉर ब्रिटेन। हाँ, ब्रिटेन में। लेकिन मेरे को आप ये बात देखिए, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसने बोला क्या और उसका मतलब क्या निकला। उसने बोला हम कर रहे हैं, कर रहे थे नहीं बोला, करेक्ट। क्योंकि सच्चाई मुंह से निकल गई, क्योंकि वो उस जोश में था कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं। दैट मीन्स ही मेंट के ब्रिटेन और गोरों के यूएस लिए के कर लिए रहे हैं, कर रहे correct, हैं। ठीक है ना? लेकिन इसका मतलब है आप कर रहे हैं, कर रहे थे नहीं जी। दैट मीन्स एक ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट। प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तान में एक जो डिनायल मोड है, ये बड़ा स्मार्ट मोड है, बड़ा सक्सेसफुल मोड है। मुशर्रफ ने क्या कहा था? हाफिज सईद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं, ये जो लोग इंडिया में लड़ रहे हैं ये हमारे अपने लोग हैं। एज अ प्रेसिडेंट उसका स्टेटमेंट है। आप सोचिए, एक प्रेसिडेंट बोल रहा है। इन्होंने क्या बोल दिया? नहीं जी, वो मुशर्रफ तो अब हमारी कंट्री में है ही नहीं, वो तो लंदन में है, वहाँ से वो कुछ भी बोलते रहे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। नवाज शरीफ ने क्या बोला कि कारगिल हुआ, मेरे पीठ में छुरा मारा, तो बोले जी वो भी तो लंदन में है, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है एक तरह से कहने के लिए। सो अब बचा कौन? अब बच गए शहबाज शरीफ, अब बच गए मुनीर। बाजवा ने क्या कहा? बाजवा एज अ चीफ मेड अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट, जैसा कि उनके ही पार्लियामेंटेरियन ने बोला कि अभिनंदन के टाइम में वो आए जी। और उन्होंने मेरे सामने बोला कि अगर 9 बजे तक अभिनंदन को छोड़ने का डिक्लेरेशन नहीं हुआ तो इंडिया आपके ऊपर मिसाइल डाल रहा है। ये हमारे स्टेटमेंट्स नहीं हैं, ये उन लोगों के। बाजवा ने क्या कहा? बाजवा ने कहा कि हम इंडियन आर्मी का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमें पीस प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए। ये चलिए पुराने लोग हैं, बेकार के लोग हैं। शहबाज शरीफ के अपने भाई नवाज शरीफ ने कल क्या कहा? द एडवाइस ही हैज गिवन, उनकी प्रेस की ऑफिशियल बात कर रहे हैं अभी हम। उन्होंने कहा डोंट मेस विद इंडिया, इंडिया के साथ आप ना पड़े। ये एक शहबाज शरीफ को एडवाइस है, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ की, जो उस पार्टी के लीडर भी हैं। ठीक है। तो आप बात बता दीजिए कि कौन किसको गाइड कर रहा है, कौन किसको मिसगाइड कर रहा है। मिसगाइड अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट को कर रही है आर्मी, क्योंकि आर्मी अपनी नाकामी अगर छुपा सकती है तो सिर्फ इस बात पर छुपा सकती है। देखिए आप कंटिन्यूसली देखिए, बलूचिस्तान BLA दबादब मार रहा था, बिल्कुल। पोस्ट को अटैक कर रहा था, ट्रेन को अटैक कर कर उन्होंने वो डिक्लेयर चाहे वो करें कि 17 आदमी मरे या 200 मरे, वो तो कोई पाकिस्तान की कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन प्रेशर किसके ऊपर था? BLA के ऊपर थोड़ी ना प्रेशर था, प्रेशर वाज ऑन आर्मी। और खट करके एक झटके में पूरा का पूरा पाकिस्तान आज आर्मी के साथ मजबूर है खड़ा होने के लिए। कौन आज बोलेगा आर्मी के खिलाफ? सो ये जो कवर अप्स है ना, राइट। ये आर्मी द्वारा है। सर वहीं पर जब पाकिस्तान के सपोर्ट की बात आती है तो कई सारी आवाज़ें देश के अंदर से भी निकलती हैं, हमारे देश से। हमारे देश से। ओके, स्पेशली अगर आप कश्मीर चले जाएं तो वहाँ पर अभी भी लोग दबी ज़बान में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देते हैं। मान ली बात। तो जब ये चीज़ें आती हैं बाहर तो इससे एक तो पाकिस्तान की मीडिया को एक स्ट्रेंथ मिल जाती है कि देखिए आपके लोग आपसे खुश नहीं हैं। सेकेंड, क्या फोर्सेस भी उससे डिमोरलाइज होती हैं? सबसे बड़ी बात जब आपने लोगों की कही है, दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे फॉर डेमोक्रेसी। आप पाकिस्तान की तरह फरमान नहीं निकाल सकते कि अगर आपके पास XYZ चीज़ है, आपके मोबाइल पर पाकिस्तान का झंडा है, तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड राइट्स, जो ह्यूमन आपके बेसिक राइट्स हैं, ये उसमें आता है। हमारे यहाँ जो कर्तव्यों की जो लिस्ट है वो नहीं दी गई है। एवरीबडी इज सेइंग कि ये मेरा राइट है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इस वजह से आप देखते हैं कि ये हमारी कमज़ोरी बन जाती है, और इस कमज़ोरी को ग्रांटेड लेकर, फ़ायदा उठाकर
पाकिस्तान उसके ऊपर काम कर लेता है। जहाँ तक बात है कि दबी ज़बान में और नहीं ज़बान में, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक कोई लोकल सपोर्ट ना हो, किसी भी तरह की टेररिज्म सक्सेसफुल नहीं हो सकती। पंजाब हमारा लिविंग एग्जाम्पल है। जब लोग उठे तो ऐसे उठे कि टेररिज्म भागती चली गई, ओवरनाइट भागती चली गई। जबकि मेरा अपना अंदाजा है कि जो सिख है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अ कश्मीरी टेररिस्ट। कश्मीर के साथ जो टेररिज्म में उनको फ़ायदा आया, कश्मीर का एक अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर है कि दे आर लिटिल मोर ग्रीडी। क्यों? क्योंकि आसान तरीके से पैसा जब आया तो उन्होंने बच्चों को पत्थर मारने के लिए मोटिवेट कर लिया, जो स्टोन पैलेटिंग होती थी। लोगों को थोड़ा सा पैसा दे दिया। एटलीस्ट मैं जब फर्स्ट वाले टेन्योर में तो ये सारा प्रॉब्लम हो रहा था, बट जब मिड और लेट 90s में थे तो बकरवाल जो था, वो कहने को बकरवाल क्या है, वो 4 बकरियों का ही तो मालिक है। ठीक है। लेकिन जब उसकी तलाशी लेते थे तो उसके बाद 12 लाख रुपए हैं। मतलब आई डोंट नो वो पहाड़ी में कौन सी जगह पर कमा रहा है कि उसको 12 लाख रुपए। हालांकि उसका कहना होता था ये तो सर मेरी जिंदगी भर की सेविंग है, वो यहाँ बांध के रखते हैं अपने पेट के साथ। सो पैसा अपने आप में ज़रूर मिसगाइड करता है, चाहे वो श्रीनगर वाले की बात कर लीजिए, चाहे आप इवन दिल्ली वाले की बात कर लीजिए। अब आ गई बात कि वहाँ पर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जब ये 89-90 में जब शुरू हुआ था तो सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन था लोकल्स ऑफ श्रीनगर को, अब हम इस्लामिक कंट्री बनने वाले हैं। और उस समय आप वहाँ थे? जी, उस समय बच्चे बच्चे की ज़बान पर, औरतों की ज़बान पर, हर एक की ज़बान पर ये था, अब ये हमारा इस्लामिक कंट्री है। अब हम इस्लामिक कंट्री पंजाब के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अंदर एक, देखिए मैं आपको बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। 99% लोगों ने कुरान नहीं पढ़ी है। उन्हें पता है कैसे कुरान पढ़ाई जाती है? जब बच्चा छोटा होता है, जो बाप ले जाते समय समझाता है उंगली पकड़कर, जब वो जा रहा होता है मस्जिद, वो जो समझाता है वो बन जाती है उसके लिए कुरान। ठीक है। मेरे पास श्रीनगर के कम से कम नहीं तो 150-200 दोस्त हैं जिन्होंने टेररिज्म से तौबा सिर्फ इसलिए करी थी, जो कल तक पत्थर फेंक रहे थे कि सर हमारे ग्रुप को 500-500 रुपए के हिसाब से पैसे मिलते थे और हमने इन दोनों हाथों से पत्थर फेंके जी। और आज वो कट्टर उसके अगेंस्ट हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक के साथ हुआ, जो बड़ा फेमस केस है, कि उसके फादर गायब हो गए। उसके फादर को लाने के लिए जब वो टेररिस्ट के पास गए, किसी के थ्रू मैसेज आया, गए तो उन्होंने बोला या तो इतने पैसे दे दो, या आपकी ये जो दोनों बहनें आई हुई हैं और माँ आई हैं, इनको यहाँ छोड़ आइए, कल सबको हम वापस कर देंगे। मुस्लिम फैमिली? मुस्लिम फैमिली, ठीक है। एब्सोल्यूट मुस्लिम फैमिली। मैं किसी हिंदू की बात ही नहीं कर रहा। तब जाकर वो लड़का आया वापस कि ये जो है क्या कुरान में कहीं लिखा है? मैं तो इनफैक्ट आपके आज भी हर टीवी चैनल को यही बोलता हूँ जहाँ पाकिस्तान पैनलिस्ट होते हैं कि मेरे से बड़ा मुसलमान कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा हक कुरान पर और आपके मुस्लिम होने पर, इस्लामिक होने पर मेरे से ज़्यादा आपका हक नहीं है। पता है क्यों? मेरे पास आपसे ज़्यादा मुस्लिम है, मेरे पास इस्लाम का हक आपसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया का इस्लाम एक बात कहता है, निहत्ते आदमी, इनोसेंट आदमी को नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मैनकाइंड का कत्ल है। 5.37 वर्स है जिसमें ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं जिहाद जिहाद, अरे भाई ना तो तुम एक अच्छे इस्लामिक कंट्री बन पाए, ना एक अच्छे मुसलमान बन पाए, और मैं तो कहूँगा तुम जिहाद भी नहीं कर पाए, बिकॉज जिहाद बड़ी क्लैरिटी से लिखा है, आपके अंदर के शैतान को मारना इज कॉल्ड एज जिहाद। और ये मेरे कुरान में लिखा है, पूरी दुनिया के कुरान में लिखा है। पाकिस्तान का कुरान अलग है, पाकिस्तान का इस्लाम अलग है, पाकिस्तान का मुसलमान अलग है। ये अब उनको डिसाइड करना है। और मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छे इंसान तो छोड़िए, जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं ये वो भी ठीक से नहीं निभा पाए। और ये धीरे धीरे JNK में रियलाइज हो रहा है, क्योंकि अब हमने वहाँ स्टार्ट किया है कि कुरान भी पढ़ाओ तो सही। ठीक है। ये सिर्फ सुनी हुई कुरान क्या है? ये जो सुनी हुई कुरान है ना, ये हमेशा मिसलीड करेगी। आप सोचिए, जिस फैमिली में एक माँ है, उसका बच्चा जो है वो किसी वजह से टेररिज्म में था या नहीं था, स्टोन पैलेटिंग में था, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा मारा गया। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है सर। जहाँ हम उनके साथ बैठे हैं घर में और उनकी लड़की बाहर जाने लगी तो वो पता है क्या बोलती है उसकी माँ?
नहीं नहीं बेटा बाहर मत जा, फौजी लोग होंगे बाहर। अब उसके लिए तो यही है ना, दैट मीन्स एज फार एज वहां बाहर हिंदुस्तानी फौजी लोग होंगे। अब वो लड़की कुरान क्यों पढ़ेगी? उसको तो रोजाना कुरान पढ़ाई जा रही है एक तरह से, कि आपका जो शैतान है, जिसको आप शैतान समझ, ये है। एक बार पढ़कर तो देखे। 5.37 वर्ष कितने लोगों ने पढ़ा है? आप एक तरफ से मुसलमान से पूछ लो। ये तो शुरुआत, 9th तक तो मैं जा ही नहीं रहा, जहां और कुछ काफी कुछ लिखा हुआ है। प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो इन लोगों को सिखाया जा रहा है, और ये शॉर्टकट होता है। आपके मेरे बीच में भी जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर ये सारी लिखकर आपको दूंगा तो ये मेरे ख्याल 8-10 पेज हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं तो सीधे यहां जाता है। सही बात। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन JNK, कि यस, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर दबी जवान में आप कहेंगे, मैं तो कहूंगा खुली जवान में भी है, कि यस वहां पर वो लोग ये बोल पाते हैं अभी भी कि नहीं नहीं, हमें अपना कौम बचा के रखनी है, हमने अभी भी इस्लाम के हिसाब से चलना है। लेकिन वो दोनों तरफ से नहीं चल रहे हैं। कहीं नहीं लिखा इस्लाम में कि आप किसी इनोसेंट आदमी को मारें, जैसा कि उन्होंने एक तरफ से दिखाने की कोशिश करी है कि बच्चों और औरतों को नहीं मारा है। वो दिखाने की कोशिश है कि भाई आपको नहीं मारेंगे। उस लेडी ने बोला ना कि मुझे भी मार दो, बोले नहीं, हम औरत और बच्चे को नहीं मारेंगे, हम तो आदमी को मारे। क्यों भाई? उसने आपके सलाह, और इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं पागलपन, इसको बोलते हैं कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन पढ़ाना। और इसको पढ़ाने में लोग एक्सपर्ट हैं। वो बच्चे जो अपने घरों में हैं, बारामूला में एकदम से इंसर्जेंसी गायब क्यों हुई थी? आपको याद आएगा। टेररिस्ट फ्री कर दिया, वो माओं की वजह से था। वहां की माँ जो हैं, उनको हमने इकट्ठा किया था, उनको हमने कुछ ऐसा किया, एक एम्प्लॉयमेंट दिया कि वो बिजी हो गई, एंड दे वर सो ग्रेटफुल कि उस समय जब कोई 1 रुपया नहीं मिल रहा, माँ को रोजाना एक इंडियन फ्लैग बनाने के 80 रुपए हम दे रहे थे कि तू बना। और कभी किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि लोकली नहीं हुआ, जो बेटा आया, बाप आया, ये क्या कर रहे हो, तो औरतों ने मिलकर उसे पीटा है कि तू तो कुछ कर नहीं रहा, घर कैसे चलाएं। तो वो 80 रुपए टर्न्ड मैजिकल। वी क्रिएटेड 2 करोड़ इंडियन फ्लैग्स देयर, एंड दैट इज द टाइम जब हमने देखा कि ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है कि माँ को कंट्रोल करो, क्योंकि माँ के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सही बात है। और आई थिंक आपने पंजाब का भी सही एग्जांपल दिया कि अगर जनता खुद चाहती है तो फिर उस धरती से टेररिज्म जल्दी भागेगा, रातों रात भी भाग सकता है। पंजाब में जो टेररिज्म भागी, उसके 2 बड़े रीजन ये थे कि ये जो टेररिस्ट थे, आपकी माँ और बहनों के साथ जो गलत काम करने की जो हक के तौर पर रखते थे, ये पंजाबी को पसंद नहीं आया, वो सरदार को पसंद नहीं आया, उसको एक्सेप्टेबल ही नहीं हुआ, और वो एकदम से उठ बैठा। ऐसा नहीं है कि JNK में ऐसा नहीं हो रहा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अपनी बहन और माँ को छोड़ जाइए, आपके फादर को हम छोड़ देंगे। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल सर। ऐसे सिचुएशन में जब एक धर्म का पूछ के टूरिस्ट को, इनोसेंट लोगों को गोली मार दी जाती है, तो सिविलियंस का इसमें क्या रोल होना चाहिए? उनको कैसे इस चीज़ को देखना चाहिए? देखिए, हमें इसको बड़े अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान का, चाहे वो मुनीर की बात कर लें, चाहे किसी की भी, हिंदू मुस्लिम डिवाइड पिछले 1-2 साल से 3 साल से काफ़ी चल रहा है हमारे यहाँ। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। काफ़ी हम आपस में एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, खिलाफ बोलते हैं, मार देंगे, काट देंगे। ऊपर से वक्फ बोर्ड आ गया, वहाँ बोला वो बाबरी को लेकर कोई बैठ गया अभी भी। अब वो बोलता है कि दूसरी और जगहों पर भी, जैसा RSS चीफ ने बोला कि हर मंदिर के नीचे या हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर मत ढूंढिए। लेकिन ये बात ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती। मेरा कहने का मतलब है, डिवाइड हमारे यहाँ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव में चल रहा था, इंडिकेटर थे। इन्हें लगा था कि ये इंसिडेंट्स के वजह से पूरे कंट्री में देयर विल बी अ रिप्राइजल, एक बदले की भावना आएगी, और पाकिस्तान जो मुस्लिम हैं उनके ऊपर अटैक होगा। प्रॉब्लम इनको इस बार ये आ गई कि मुस्लिम खुद खड़ा हो गया इसके खिलाफ। जुम्मे की नमाज में लोगों ने काली पट्टी लगा ली। आप सोचिए, मस्जिद में मेरे ख्याल पूरी दुनिया में कभी नहीं कहीं हुआ है कि 2 मिनट का मौन रखा गया आपकी नमाज अदा करने से पहले। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम सक्सेस ले क्या ले मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि इंडियन मुस्लिम पहली बार इस तरीके के मोड में दिखा।
पहली बार JNK का मुस्लिम इस मोड में दिखा कि नहीं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए आज उमर अब्दुल्ला ने बड़े अच्छे शब्द करे, नॉट दैट के मैं उनका कोई बड़ा फैन हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, फॉर ऑल आई केयर, बट उन्होंने एक अच्छी बात करी है तो हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि पहली बार अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से आगे आप देखेंगे, क्योंकि लोकल उठ गया है, कि अब आप देखेंगे कि कैसे टेररिज्म खत्म होगा। सर, लोकल से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आप आज आवाज़ उठा रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए था। उसके बाद इमीडिएटली वो ये कहते हैं कि हमारा काम धंधा बंद हो गया। तो एक इंटरप्रिटेशन देश में बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कि क्योंकि आपके लिए काम धंधा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप ये कह रहे हैं, क्योंकि अगर सचमुच आप ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर रहे होते तो सबसे पहले आप 90 के दशक में गए अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को कहते कि भाई आप भी आके बस जाओ, क्योंकि आप एक तरफ खुले हाथ बाहों से टूरिस्ट को तो एक्सेप्ट करते हो, वेलकम करते हो, लेकिन उनको नहीं करते जो वहाँ के मूल निवासी थे। तो ये इसका क्या कोई सोल्यूशन है, या फिर वहाँ टूरिस्ट ही जाएं, कोई बसने जा रहा है तो वो ना जाए, उसके लिए सेफ नहीं है? मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों में ना सबसे बड़ी बात देखनी ये पड़ती है कि मॉब मेंटालिटी क्या है। ठीक है। जिस दिन आवाम को, पब्लिक को मॉब मेंटालिटी टेक ओवर कर लेती है, उसके बाद उस पर कंट्रोल किसी का नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ओनली दिस कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू वर्क आउट। यूपी में आपने मदरसों को मॉडिफाई करना क्यों शुरू किया? ठीक है। कि भाई ये टीचर्स जो हैं ये एडहॉक क्यों होने चाहिए? ये जो 2-2, 3-3, 5-5, 7-7 साल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये क्यों नहीं मॉनिटर्ड होने चाहिए? गवर्नमेंट की पेपर होने चाहिए। क्यों आप इनको अलाउ कर रहे हैं? इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप उस समय 89 की बात करें तो ये, अब देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट इंडियन आर्मी ना हमेशा निष्पक्ष होकर बात करती है और कोई भी चीज़ पॉलिटिकली हम नहीं सोचते। ठीक है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, हमने तब भी कहा था कि आप फौज को बाहर निकलने दीजिए कैंटोनमेंट से और इस कश्मीरी पंडित के माइग्रेशन को यहीं रोक देते। अगर ये रुक जाता, आप नहीं देखते ये इतने साल तक चलता। उस मॉब मेंटालिटी में जो लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, वो उसको खींच गए। ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ हो गया। पहले वहाँ पोस्टर्स लगते थे, मीटिंग्स होती थी, आपको पता नहीं, आज मैं तो खुद उस मस्जिद के बाहर सुनकर आया हूँ खड़े होकर कि बोला क्या जा रहा है। आज शाम को, आज दोपहर को, कल दोपहर को प्रॉपर नमाज के बाद हो रहा है, कल वहाँ इकट्ठे होना है और सभी से मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बट वो उर्दू में बोलते हैं कि सभी से आग्रह है कि अपने अपने साथ एक पाकिस्तान का झंडा लाएं और जेब में 2 पत्थर लेकर आए। ये कुछ भी मस्जिद हो से अनाउंसमेंट होती थी। ये आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, अवेलेबल हैं। लेकिन हम ये बातें पता है क्यों नहीं बोलते हैं और बोलते थे कि ये एग्रेवेट करेगा। वी डोंट वांट कि हिंदू शुड गेट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, बिकॉज एज अ आर्मी हमारे पास इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पर इसका फायदा हुआ? नहीं, इसका फायदा क्या हुआ? ये फायदा यही हुआ सिर्फ कि कि कुछ लोग चले गए और गवर्नमेंट ने माइग्रेट। देखिए, मॉब मेंटालिटी यही तो होती है। 4 कश्मीरी पंडित चले, 40 ने फॉलो किया। बड़ी सीधी बात है भाई। मैं कश्मीरी पंडित्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जिसको हम बोलते हैं कि अगर कल मेरे ऊपर आपने मेरे को थप्पड़ मार दिया, दैट एक्चुअली डजंट मीन कि मैं अपनी कंट्री छोड़ दूंगा। ऐसी कई जातियां एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो जाती हैं कि यस, एडमिनिस्ट्रेशन हैज डन समथिंग रॉन्ग, बट देन यू से कि नहीं यार, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं यहाँ कंट्री छोड़ दूंगा, अपना इलाका छोड़ दूंगा। उनको मजबूर होना पड़ा, 4 कत्ल ज़्यादा घिनौने हो गए, उसके डर से आप चले गए। वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन? हमारी तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज टू, व्हाई नॉट टू गिव दैट एनवायरनमेंट, एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी। आपको उसी समय हर गली कूचे में एक एक पोस्ट लगाने से कौन रोक रहा था? मैं भी हालांकि मैं इसका आई विटनेस हूं कि हम अगर बीबी कैंट की पहाड़ी के ऊपर से खड़े होकर देखते थे, वो वहां से चला एक रॉकेट, वो जाकर वहां टट, वो वहां कुछ और हो रहा है, वो सब दिखता था। दैट वाज द टाइम व्हेन यू शुड हैव कॉल्ड आउट आर्मी। आर्मी कम है, ज्यादा है, ये आर्मी की प्रॉब्लम है ना जी। एज अ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आप क्यों वेट करते रहे, क्यों टॉलरेट करते रहे, क्यों इसे एग्रीवेट होने दिया? जब वहां पर लोगों के माथे पर लगाकर और वो चेस्ट पर लगाकर चल रहे थे एज अ प्रोटेस्ट, आपने उसे क्यों टॉलरेट किया?
क्यों आपने बोल दिया कि ये तो डेमोक्रेसी है? अगर डेमोक्रेसी है देन यू हैव पेड द प्राइस, वेरी सिंपल, अनफॉर्चुनेटली। सो जहां तक बात हम कर रहे हैं कि उस समय जो मॉब मेंटालिटी ने टेक ओवर किया, वो मॉब मेंटालिटी जो आज 30 साल बड़े हो गए बच्चे, ये इनके बचपन में आई थी। भाई एज अ बचपन अगर रोजाना मेरी माँ मुझे बोल रही है XYZ अबाउट इंडियन आर्मी, इंडिया एंड ऑल दैट, तो उसका असर क्या होगा कि जब मैं बड़ा होऊंगा 30 साल का, तो मैं इस पे जरूर लड़ूंगा। ज्यादातर टेररिज्म बच्चे सिर्फ उस चक्कर में अटके, एक अट्रैक्शन थी, सीधी बात है, पोस्टर बॉय बनने का, बुरहान वानी की तरह एकदम लगा कि मेरा भी हो जाएगा कुछ। हमने जब से स्टॉप किया कि आप कोई भी डेड बॉडी आप वापस नहीं करेंगे, अगर उसके पास गन थी, टेररिस्ट था, तो किस बात की डेड बॉडी? बिकॉज उसको छू कर जो ये फीलिंग लेते थे कि आई एम द नेक्स्ट वन, एंड वो बढ़ती चली गई। टॉलरेंस इज ऑल्सो अ वीकनेस, जिसको हम कहते हैं कि एक गाल पर थप्पड़ आने से दूसरा गाल आगे करना है, ये इन प्रिंसिपल अच्छा है, लेकिन दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि अब गांधी का जमाना दूसरी साइड भी नहीं है, हमारी साइड भी नहीं है। आपको पहला थप्पड़ भी रोकना पड़ेगा, और अगर ये थप्पड़ वाला कंसेप्ट है तो इसका हक मुझे क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मेरा देशवासी कुछ गलत कर रहा है तो मैं तब भी वेट करूं कि वही मुझे थप्पड़ मारेगा। दिस स्लैप नीड्स टू बी गिवन प्रॉपर, नाइस एंड बिग वन, इन द बेस्ट वे। क्योंकि अगर आप देश की बात करेंगे तो देश सिर्फ सेंटिमेंट्स पर नहीं चलेगा, एक एनवायरमेंट पर चलेगा, और अगर वो एनवायरमेंट एंटी नेशनल चल रहा है तो ये आपका लॉस है। सर व्हाट नेक्स्ट? हर सिविलियन ये इंतजार कर रहा है कि अभी क्या होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एज अ सिविलियन आप इस समय जो न्यूज में पढ़ रहे हैं, मीडिया में पढ़ रहे हैं, ये आपको फोर्स कर रहा है कि हर जगह पूछा ये जा रहा है व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, ओ दैट नेक्स्ट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। भाई वाटर ट्रीटी खत्म हो गई, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर बात अलग आ गई, पाकिस्तानी उसको, ये सब कुछ एक्शन नहीं है, दीज आर एक्शंस। देखिए, जब हम स्ट्रैटेजिकली कोई बात करते हैं ना, तो स्ट्रैटेजिकली चीजें एक दिन में नहीं होती, उसका रिएक्शन का आप वेट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बाहर थे, प्राइम मिनिस्टर सबसे आए, सबसे पहले किससे मिले? दो बंदों से मिले, एक फॉरेन अफेयर एंड NS से, कि इसका फॉरेन अफेयर्स में हमारा क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा अगर हम कोई एक बड़ा एक्शन ले लें। आज वो किससे मिले? आज डिफेंस मिनिस्टर से मिले। दैट मीन्स डिफेंस को आपने ये टाइम दिया है 5, 6, 7 दिन का कि आप क्या कर सकते हैं, क्या चाहते हैं। CCS की मीटिंग हुई, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि वो बताएंगी कि क्या हमारी इकॉनमी कहाँ तक हमें खींच पाएगी, ठीक है, कहाँ नहीं खींच पाएगी, कितने दिन तक। ये सारी चीजें रातों रात नहीं होती। सो इस वजह से आप जो जिस सवाल का आंसर लेना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उसे दोहरा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर इस समय गवर्नमेंट पर खुद है कि अब आप इससे पीछे नहीं हट पाएंगे। बिल्कुल। मैं कहता हूं, अगर आप बोल रहे हैं व्हाट नेक्स्ट, मैं कहता हूं ये मेरा अपना सोच हो सकती है, नेक्स्ट शुड बी अ साइबर अटैक ऑन पाकिस्तान। एक ऐसा साइबर अटैक हो कि उनका पानी, बिजली, सिस्टम सारे स्विच ऑफ हों, हम अपने एथिकल हैकर्स को लगाकर उनके वो स्ट्रैटेजिक चीजों को बंद करें, चाहे वो 1 घंटे के लिए बंद हो। बट क्योस पता है क्या होगा? कि सब कुछ बंद है, इसका मतलब इंडिया अटैक कर रहा है। ये खौफ अपने आप में व्हाट नेक्स्ट है। मैं तो चाहूंगा कि पूरा का पूरा बॉर्डर पाकिस्तान की आर्मी आके लगनी चाहिए। हमने पराक्रम में अपने आप को 2 साल लगा के रखा था। वी वर ब्लीडिंग फाइनेंशियली, करेक्ट, कि हमने अपनी सारी मोबिलाइज कर दी, फौज लगा दी, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। कोई बात नहीं, हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान की आर्मी अपना काम करे, बॉर्डर को सिक्योर करे। ये आप इस्लामाबाद में बैठकर औरतों के बाल पकड़कर क्यों खींच रहे होते हैं? ये तो सब हमारे पास वीडियोग्राफिक नहीं, लाइव वहां की प्रेस का एविडेंस है जी। क्या कर रही है आर्मी? आर्मी पता है क्या कर रही है? वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है ऑफिशियली, राइट, रियल एस्टेट में डील कर रही है, बूचर खाने चला रही है, इंडस्ट्रीज के हेड हैं उनके कोर कमांडर्स, डेयरी फार्म चला रही है लोगों के। ये आपका अगर काम है तो भाई साहब ठीक है, बॉर्डर पर आप 4 सिपाही लगाइए, देखिए आना तो पड़ेगा। और अच्छा, और एक उनके ही जनरल का वो क्या था, बाजवा का, कि हमारे पास टैंक में भरने के लिए फ्यूल नहीं है, ठीक है, पेट्रोल नहीं है, डालने दीजिए ना, आइए बॉर्डर पर लगाइए अपने टैंक।
देखते हैं आप कितने दिन अफोर्ड कर सकते हो और मैं कितने दिन अफोर्ड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसका इम्प्लीकेशन मेरे ऊपर नहीं होगा, जी, इंडिया पर भी होगा। मैटर ऑफ अफोर्डेबिलिटी मेरा वो है कि अब देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, इट शुड बी अ ब्लैक लिस्ट। हैक करिए इनके ये वो वाले अकाउंट जहां से ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ये एक अपने आप में वो वाले अटैक हैं जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट लॉन्ग होगा। टर्म इफेक्ट। पब्लिक जो डिमांड कर रही है वो अपने आप में सिर्फ एक बात बोल रही है कि कहीं कोई एक स्ट्राइक होनी चाहिए, अटैक होना चाहिए, वॉर होना चाहिए। ये अपने आप में हम देख चुके हैं, हम 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। असर थोड़े दिन रहा, लेकिन अपने आप में पाकिस्तान की फितरत में है कि वो भूलता है चीज़ों को। वो तो ये भी भूल जाता है कि मेरा पिछला प्राइम मिनिस्टर कौन था, उसको इज्जत देनी है या नहीं देनी है। वो इमरान खान ऐसा था, वो नवाज शरीफ ऐसा था, मुशर्रफ तो चोर था। ये लैंग्वेज कहाँ की है? क्या अपने एक्स प्रेसिडेंट और एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे? सो अपने आप में कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है पब्लिक को आज की तारीख में आइडियाज देना, जो जिसको बोलते हैं ना अनइनवाइटेड आइडियाज देना, बंद करना चाहिए। ठीक है। देयर आर स्पेशलिस्ट, तीनों फोर्सेस के चीफ हैं, CDS है, आपके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। आई थिंक अगर इन लोगों को हमने अपने दौरान अच्छा ट्रेन किया है ठीक है, तो ये कैपेबल हैं कि आपके लिए एक अच्छा डिसीजन लेंगे जो हर मायने में अच्छा हो, हर मायने में। जी। सिर्फ आपका पब्लिक का सेंटिमेंट मायना अचीव जरूर हो, स्ट्राइक जरूर हो, लेकिन किस तरीके से, कब और कहाँ हो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट नहीं नहीं करनी चाहिए। सर, अगर आज वॉर होती है तो आपको क्या लगता है कितना दिन पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है या लड़ सकता है, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हुए या उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए, और भारत कितना इसमें कर पाएगा या लड़ पाएगा? अगर, क्योंकि हालांकि हमारे हिसाब से वो नहीं होनी है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके सवाल को डायरेक्ट अगर आंसर करूं, अगर वॉर होती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी है, कि अगर इंडियन आर्मी 4 गुना बड़ी है तो ये जरूर बात है हम उनसे 4 गुना ज्यादा सर्वाइव करेंगे। ठीक है, सीधी बात है। अगर हमारी एयरफोर्स 6 गुना बड़ी है तो हम कम से कम 6 गुना ज्यादा उनसे सर्वाइव करेंगे इसको लेकर। अगर हमारी नेवी 8 गुना बड़ी है और अगर इस सब का टोटल निकाल कर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखें तो ऐसा समझा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी शुरुआत के 10 दिन हमारे से टक्कर ले सकती है। और उनका जो कंसेप्ट है वो ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर इंटरनेशनल प्रेशर ऐसा क्रिएट होगा कि आर्मी ऑफ इंडिया रुक जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि ये अपने आप में सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि अगर हम पिछले 30 साल से खून बहा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड खून, दोनों के दोनों, वी आर ब्लीडिंग फाइनेंशियली ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो। अब उसकी बारी है, करवाइए डिप्लॉय। 20-22 टेररिस्ट मारे गए हैं पाकिस्तान में, वो जो 2 मोटरसाइकिलिस्ट घूम रहे हैं जी, वेल अज्ञात। 30 होने दीजिए, 40 होने दीजिए, कहने दीजिए उनको रॉ कर रही है। कहने से क्या है, बड़ी अच्छी बात है, आप करिए। मैं कहता हूं अगर रॉ कर रही है तो कर रही है, आप पकड़ लीजिए। आपके हिसाब से तो आपने नॉन रॉ का बंदा ज्यादा पकड़कर उसे रॉ बना रखा है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर आप देखें, इस बात का स्पेसिफिक आंसर यही हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो उनके अपने एनालिस्ट द्वारा भी कन्फेस करी जाती है कि वो टिक नहीं पाएगी। अब वो डिपेंड करता है, अगर मैंने गुजरात से लेके राजस्थान तक का कंप्लीट एरिया एक्टिवेट कर दिया तो जायज़ बात है कि वो और कम दिनों में होगी। लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक ही एरिया को एक्टिवेट किया तो वो वहाँ ज़्यादा दिन टिक पाएगी। ठीक है, सीधी सीधी बात है। सो ओवरऑल अगर आप एक टाइम फ्रेम लेकर बात करें तो मेरे ख्याल एक स्पेकुलेशन हम कर सकते हैं कि यस, पाकिस्तान आर्मी मेरे हिसाब से 10-20 दिन तक तो टिक सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी में भी यही है। बट यस, इसलिए क्योंकि वो टिक नहीं सकते, ऑटोमेटिकली उनका पॉलिटिशियन और सो कॉल्ड जो सेल्फ स्टाइल्ड स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने न्यूक्लियर ऑप्शन बीच में ले लिया। राइट सर, कि न्यूक्लियर ऑप्शन के वजह से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उनके तो लेटेस्ट बंदे ने क्या बोला है, पाकिस्तान पागल है और ये पागलपन में न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। मैं कहता हूं हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमारे जो नो फर्स्ट स्ट्राइक वाली पॉलिसी है, ये हमारे ऊपर कोई फांसी का फंदा नहीं है जी, सूटिंग कन्वीनियंस हम भी इसको रिकंसिडर कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको एक बड़ी क्लैरिटी की बात बता दूं सर, पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब्स के पीछे सिर्फ इंडिया नहीं है,
इजराइल भी बैठा हुआ है, वो बड़े दिन से ढूंढ रहा है। और दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि इजराइल ने कई बार हमें ऑफर किया है कि आप स्पेसिफिक इंटेलिजेंस दे दीजिए, हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब, चाहे उनका हो चाहे मेरा हो, जिस दिन जमीन से निकलकर ऊपर आएगा वो डिटेक्ट जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी सैटेलाइट उसे ढूंढ रही होती है। वो जो न्यूक्लियर वाला पार्ट है जी। वो अपने आप में डिस्कवर, पाकिस्तान के लिए चाइना ढूंढ रही होगी। और आपको क्या लगता है यूएस चुप बैठा रहेगा? अरे कम से कम ढूंढेगा तो सही। चाइना ने 25-30 किलोमीटर दूर वो ब्रिज बनाया, सबसे पहला फोटोग्राफ सैटेलाइट का किसने दिया? यूएस ने दिया कि ये ऐसा कर रहे हैं। सो इतना आसान नहीं है कि आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब बाहर निकालें जी। और जैसा उन्होंने कहा है हर चौराहे पर हम लगा देंगे, ठीक है ना? वो चौराहे वाले बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स डोंट गेट यूज्ड तो टू ये लाइक दैट। जनरली इतने अनपढ़ हैं या प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा बोल देंगे तो भारत हाँ, डर जाएगा? यस, नहीं, भारत को डराना उनकी पॉलिसी में ही नहीं है। अपने लोगों को यस, कंफ्यूज रखना। आपके डिफेंस, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने पता नहीं कैसे बोल दिया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, वो पता नहीं कौन सा, ये 5 टारगेट पर हैं सिटीज, और 5 जून को इसके ऊपर अटैक होने वाला है, ये मेरी खबर है। मुझे समझ नहीं आई, मेरे प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं, मेरे चीफ को पता नहीं कि हमने कब अटैक करना है। भाई साहब आपको पता, आपके यहाँ कौन सी हॉटलाइन लगी हुई है जहां पर ये सारी खबर आपको आ रही? ये वही वाली बात है, बाजवा ने क्या किया कि 9 बजे तक अगर नहीं हुआ तो कष्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना? दिस इज हाउ यू ब्लैकमेल योर ओन कंट्री। करेक्ट। कि यार जो करना है कर लो, फटाफट कर लो, न्यूक्लियर बॉम्ब निकालो, न्यूक्लियर की थ्रेट दो, क्योंकि आपके पास और कोई क्रेडिबल थ्रेट नहीं है। राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है, न्यूक्लियर इज अ वेरी बिग थ्रेट। इंडिया के लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबली बोलूंगा कि इससे बड़ी कोई और थ्रेट दुनिया में नहीं है, जी। न्यूक्लियर अपने आप में। लेकिन ये थ्रेट वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है कि दिस इज अ डेटरेंस, कि आप लड़ाई ना लड़ें। ना लड़े। इस वजह से अगर आप उसी की अहमियत डाउन कर रहे हैं, निकालिए। ये तो कारगिल टाइम में भी बात हुई थी कि हाँ भाई न्यूक्लियर ऑप्शन हो सकता है। उस समय भी बात हुई थी कि चाइना सपोर्ट करेगा, चाइना ने तो सपोर्ट नहीं किया। व्हेन आई से सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब रियल सपोर्ट, कि आपके ट्रुप्स आएंगे, आपके टैंक्स आएंगे वगैरह, आपके जहाज आएंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि टेररिज्म में अगर चाइना भी पार्टिसिपेट करेगा तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होगा कि वो टेररिज्म के साथ खड़ा हो रहा है। न्यूक्लियर ऑप्शन इज अ वेरी वेरी हार्श ऑप्शन, और उसके लिए आसानी से डिसीजन नहीं लिया जाता जिस तरीके से ये पॉलिटिशियंस और कुछ एक एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं, वो सिर्फ उनका व्यू हो सकता है, उनकी इग्नोरेंस हो सकता है। अदरवाइज अभी भी अगर एक मिनिस्टर बोल रहा है पहिया पहिया, तो आई डोंट नो वो कौन सा बॉम्ब है जिसकी वो बात कर रहा है। चाहे आपके पास 153 हो चाहे 163 हो, जो एक्सपेक्ट किया जाता है, देखिए एक प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं सर। आपने वो न्यूक्लियर बॉम्ब जमीन से निकालकर ऊपर लिया, आपने अपनी गाड़ी में डाला, ट्रेलर में डाला, उसको ले जाना शुरू किया जी। मैंने डिटेक्ट किया। अब मेरे पास तो चॉइस है ना कि या तो मैं वेट करूँ, ये मेरे तरफ आएगा, मैं यहाँ पर कुछ करूँगा, एयर डिफेंस लगाकर उसको तोड़ दूंगा, ठीक है। या मेरे पास ये चॉइस है, ये वहीं पर फूट जाए। ये चॉइस भी मेरी है। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं वेट करूँगा? और अगर ये वहीं फूटता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा है कि भाई साहब न्यूक्लियर बॉम्ब आपने निकाला था, वहाँ फूट गया, अब आपकी जनता सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। आपका वो इलाका अगले 90 साल के लिए इस्तेमाल के लायक नहीं बचा। जी। तो वर्ल्ड कम्युनिटी इस चीज़ों, और ऐसा नहीं है इसका, अगर आप चेरनोबिल की बात देखें, कितने 1000 किलोमीटर तक उसका असर गया था। बिल्कुल। तो अगर विंड डायरेक्शन उस दिन, जिस दिन उन्होंने निकाला, उस दिन अगर उनके तरफ हुई तब क्या करेंगे? तो वो जो टैक्टिकल बॉम्ब निकाला, मैं हमारी लैंग्वेज में उसे टैक्टिकल बोलते हैं, कि आप वो सब किलोटन जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है 100 किलोटन, 1000 किलोटन, दो स्ट्रैटेजिक। सो अगर आपने एक टैक्टिकल वेपन निकाला, अगर उसकी जैसा किया जाता है 5 किलोमीटर के रेडियस में कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उसकी जो विंड डायरेक्शन है, अगर वो पाकिस्तान की हुई तो 50 किलोमीटर भी तो जाएगा। सही बात है। आप उसको तो रोक नहीं पाएंगे। करेक्ट। उनकी सोच ये हो सकती है कि चलिए जी इंडिया की तरफ गिरा देंगे, इंडिया की तरफ भी गिरा देंगे, तो उन्हें ये तो कैलकुलेट करना, जो तुम कैलकुलेट कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ। राइट सर। विंड डायरेक्शन किधर है, क्या होगा क्या नहीं। 5 किलोमीटर वाला एरिया मैं तो शायद अफोर्ड कर भी लूँ, वो डैमेज मैं अफोर्ड कर लूँ। इसीलिए हमने रखा है सेकेंड स्ट्राइक, नो फर्स्ट स्ट्राइक, कि मेरे पास अभी भी। लेकिन आप बताइए अब उसके बाद उस 5
स्क्वायर किलोमीटर के बाद तूने अपना एक्सरसाइज कर लिया, अब जब मेरी बारी है और अगर मैंने 500 किलोमीटर वाला इस्तेमाल किया तब क्या होगा? इट्स नॉट ईजी, और ये बात पाकिस्तान समझता है। लेकिन यस, अपने आप में न्यूक्लियर इज अ वेरी बिग थ्रेट, बट एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स अ न्यूक्लियर ब्लफ है। वो एक ब्लफ खेल रहे हैं वर्ल्ड के साथ, मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं, वर्ल्ड के साथ, कि देखिए मैं खो कर दूंगा तो वर्ल्ड अपने आप बीच में आएगा। बिल्कुल सिंपल। जी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने सारे हमारे डाउट्स को क्लियर किया। सो होपफुली जितने लोगों ने इस पॉडकास्ट को देखा है, हो सकता है आपके और भी सवाल हों, सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट पे उन सवालों के भी जवाब लें, इसलिए उन्हें प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और इसमें सिविलियंस के लिए भी, मीडिया वालों के लिए भी, आम जनता के लिए भी, हर धर्म के लोगों के लिए इस पॉडकास्ट में एक मैसेज है, तो इसे प्लीज़ देखिए और अपने दोस्तों से भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा। सर, जाते जाते प्लीज़ व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि माहौल बहुत क्रिटिकल है, सोशल मीडिया पर एक गलत इन्फॉर्मेशन देश में आग भी लगा सकती है। हाउ डू यू सी इट? एक सोल्जर रहे हैं आप, आपने एक ऐसे सेंसिटिव एरिया में ऐसे समय पे सर्व किया, कश्मीर में आपने 9 साल से ज़्यादा सर्व किया। उस टाइम जो आपने देखा, इस बातचीत में जब ये बातचीत शुरू हो रही थी उससे पहले सर ने कहा कि अभी जो पहलगाम में हुआ ये कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू कि उस समय 90 के दशक में जब आप वहाँ थे, जब आपने देखा। वहाँ गली गली में था, बिल्कुल, वहाँ गली गली में था। लेकिन फिर भी अगर आप मैसेज के तौर पर बोलेंगे, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप, हम और हमारी आवाम, हमारी जो जनता है, वो अपने ऊपर फेथ रखे जी। आपके अंदर इतना फेथ होना चाहिए कि ये अटैक और इस तरह का कोई भी अटैक, और मैं ये कभी नहीं गारंटी दे पाऊंगा कि अगला अटैक नहीं होगा, मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हमारे अंदर इतना फेथ होना चाहिए कि ये हमारे को एक हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं करेगा। वी शुड फर्स्ट बी इंडियंस। आई थिंक ओवैसी, अगेन मैं उसका कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी, I mean, बहुत बड़ी बात करी। एंड सबसे कम अगर किसी से एक्सपेक्टेड था तो वो असदुद्दीन ओवैसी से था। यस यस यस। उसने कहा कि काला बैंड बांधे, पूरी कंट्री के लिए बोल रहा है वो कि आप सब जगह बांधे। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ओवैसी वाज, ये कुत्ते, ये हरामजादे। आई मीन दीज टू थिंग्स, अगर किसी और ने कहा होता तो ऐसा लगता कि कितना ओढ़ के बोल रहे हैं, बट इट केम आउट सो नेचुरली फ्रॉम हिम एंड आई थिंक पीपल आर अप्रिशिएटिंग हिम फॉर दैट। मैं उसी को बोल रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम के बीच में अपने आप में हमें स्ट्रेंथ रखनी चाहिए कि यस, ये हमें अफेक्ट नहीं करेगा और हम इसे नहीं होने देंगे। हैव फेथ इन योर गवर्नमेंट, हैव फेथ इन योर सिक्योरिटी फोर्सेस। वो अपना काम जानती हैं और वो आपको जरूर करके देंगी, चाहे उस टेररिज्म को हमें पाताल से निकालना पड़े। हैव फेथ, हैव पेशेंस, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर।